लास्ट क्लास में मटेरियल कॉस्ट पढ़ा था, वहां पे कोई डाउट है किसी के तो बोल दो बेटा। कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अब नॉर्मल कॉस्ट। सर अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है, मतलब सर अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होता है उसे हम अब नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, राइट? तो सर अनयूजुअल कॉस्ट जो अकर हो जाती है इररेगुलरी या अनएक्सपेक्टेड वे में, तो उसे हम अब नॉर्मल कॉस्ट का नाम देते हैं। तो ये तो सब लोग आप वाकिफ हैं। क्या करते हैं अब नॉर्मल कॉस्ट का सर हम उसको कॉस्टिंग P&L से चार्ज करते हैं, राइट? यस। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बता सकता है कोई क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? बोलिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बता सकता है क्या कोई? एनीवन? वो प्रोडक्ट जिसको दूसरे प्रोडक्शन के में काम ले सकते हैं, ओके। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, ओके। जिसके अंदर अपन थोड़ा रिसोर्स ऐड करके कोई नया फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, देखिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो अभी सेमी फिनिश है, सेमी फिनिश, उस पर अभी कुछ प्रोसेस होना बाकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट बनके आपके हाथ में है पर आप उसको ऐसे नहीं बेच सकते, बेचने से पहले आपको उस पर कुछ प्रोसेस और करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको बेचने से पहले फर्दर प्रोसेसिंग करना रिक्वायर होता है, ऐसे नहीं बेचा जा सकता, उसको फर्दर प्रोसेस करना रिक्वायर्ड रहता है। ओके, मतलब अभी काम तो हुआ है उस पर वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सीधा मतलब होता है जनरल मैनेजमेंट से। जितना भी खर्चा जनरल मैनेजमेंट में लगता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जनरल मैनेजमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चलिए, लास्ट वन इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको पहले स्टैंडर्ड में कि ये एक तरीके की नॉशनल कॉस्ट है, जैसे प्रोप्राइटर की सैलरी, जिसमें कोई केस आउटफ्लो नहीं होता। डेप्रिसिएशन भी एक तरीके की इम्प्यूटेड कॉस्ट है, पर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, कॉस्ट निकालते टाइम पे। ओके, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बोल दीजिए। ओके, अब देखिए कि हमने बोला सर मटेरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, हमने समझ लिया। अब जब हम मटेरियल को एक्वायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें पता लगानी है, तो उसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने के प्रिंसिपल। सबसे पहला, अगर आप मटेरियल बाहर से खरीदते हैं तो आपकी क्या कॉस्ट लगेगी? सिर्फ सुनते रहें, समझते रहें, और कंसेप्ट पूरा होने के बाद अगर कोई डाउट है तो पूछें। सर परचेज प्राइस लेंगे हम, टैक्स कोई लगा है वो जोड़ देंगे, फ्रेट इनवर्ट लगा है वो जोड़ देंगे, कोई इंश्योरेंस लगा है लाने तक का ट्रांजिट इंश्योरेंस वो जोड़ देंगे, और अदर कोई खर्चे हुए वो भी जोड़ देंगे। ट्रेड डिस्काउंट मिला कम कर देंगे, रिबेट कम कर देंगे, और टैक्स की अगर क्रेडिट मिलनी है, इस वाले टैक्स की अगर क्रेडिट मिलनी है तो इसको वापस लेस कर देंगे। बोलो क्या यही होता है?
अगर हम बाहर से मटेरियल परचेज करते हैं तो यस सर, यही होता है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सेल्फ मैन्युफैक्चर, ये हमने बोला था ना, ब्रिक्स हम खुद बना रहे हैं जैसे, तो क्या होगा? तो भैया अगर हम सेल्फ मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को तो क्या कॉस्ट आएगी हमारी? सर मटेरियल लगेगा, एम्प्लॉय लगेगा, एक्सपेंसेस लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा, सब जोड़ दें तो जितना भी खर्चा हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा, उस रॉ मटेरियल को बनाने में लगा, वो सारा हमारे लिए क्या हो जाएगा? उसकी कॉस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सर कैश डिस्काउंट नहीं आता क्या इसमें? कैश डिस्काउंट कभी नहीं आता। कैश डिस्काउंट इज ए फाइनेंशियल आइटम और फाइनेंस कॉस्ट नहीं आती है कभी। ओके सर। ओके, और कोई? बोलिए भाई, एनीवन एल्स? भाई अंशु, आर्य, मीनल, अरे रिप्लाई करते रहो बेटा, क्या बात है? सर लॉजिकली देखा जाए, लेकिन मटेरियल को बनाने में मिला तो मुझे डिस्काउंट ही है, तो मैं क्यों नहीं बना रहा क्यों नहीं बना कैश रहा? डिस्काउंट को? कैश डिस्काउंट मिला है मटेरियल बनाने में? कैसे? हाँ सर, तो मतलब ये मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे मिला होगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिला है तो मैं उसको माइनस क्यों नहीं करूंगा? कैसे, कहाँ मिला है? एक बार बताओ, दोबारा बताओ। सर जैसे मटेरियल लेते हैं लोग, तो हम्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑब्वियसली लोग क्रेडिट पे लेते हैं, ठीक है सर, हम्म जो हम्म प्रैक्टिकल लाइफ चलती है। हम्म मान लो क्विक पेमेंट कोई कर रहा है, उसको कैश हम्म डिस्काउंट भी दे दिया किसी ने, ठीक है हम्म सर, तो क्या वो डिस्काउंट भी मैं मटेरियल कॉस्ट से माइनस करूंगा? क्योंकि इसने लिखा तो नहीं है, इसने एक डिस्काउंट लिख देता तो मैं सारे डाल देता, इसने हम्म स्पेशली ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म। सर। अच्छा, आपने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ा था ना? तो आपने ये यस पढ़ा सर। होगा कि सर ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, बता सकते हैं? जी सर। बताएं। सर ट्रेड डिस्काउंट तो वो है, रिटेल प्राइस कम करके देता है बंदा एक ऑलरेडी। प्राइस कम करके देता है, ओके। सर जो नहीं, एमआरपी है ना, उससे कम मैंने डिस्काउंट ये नहीं देता है। पूछा कि ट्रेड हाँ डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये नहीं पूछा मैंने। क्यों देते हैं, व्हाट इज द जी पर्पस बिहाइंड कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? सर, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस ये है कि मेरी सेल हो, मेरा वो क्वालिटी रहे, कि मैं ऑब्वियसली मार्केट से कम प्राइस में थोड़ा देता हूँ। कैश डिस्काउंट तब देते हैं कि वो जल्दी पेमेंट कर दे मुझे, और कैश पेमेंट, क्विक पेमेंट कर दे मुझे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है टू इंक्रीज सेल एंड कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट सबको मिलता है क्या? नो सर। नहीं, जो सिर्फ जल्दी पेमेंट करेगा उसी को मिलेगा कैश डिस्काउंट, राइट? तो इट्स ए फाइनेंशियल आइटम। और दूसरी बात, ये पता कब चलेगा कैश डिस्काउंट का मुझे? जब मैं पेमेंट कर लूंगा। तो आज अगर मैंने माल परचेज किया, सपोज मैंने 31 मार्च को कोई माल परचेज किया और मुझे बोला गया अगर आप 7 दिन में पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, और मैंने 7 दिन बाद पेमेंट कर दिया 7 अप्रैल को, और मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैं तो यहीं तक की अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है। बाद में मुझे जो ये फायदा हुआ है, ये फंड की वजह से फायदा हुआ, ना कि मटेरियल की वजह से। ठीक है, तो इट्स ए फाइनेंशियल टर्म, इट्स ए फाइनेंशियल टर्म, इट्स नॉट अबाउट मटेरियल। ये किसी भी चीज पे हो सकता है, पर ये फाइनेंस से रिलेटेड आइटम है, क्योंकि फाइनेंस की वजह से मिल रहा है आपको। और फाइनेंस कॉस्ट को हम हमारी कॉस्ट में नहीं जोड़ते, कंसिडर ही नहीं करते। दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। ओके सर। ओके। तो सर मैं सेल्फ मैन्युफैक्चर में उस मटेरियल को बनाने में जो मटेरियल लगा वो
जो लेबर लगा, वो जो खर्चे ओवरहेड लगे, वो सारे हम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो लिखा है, एक बार ध्यान से अगर आप देखोगे तो, बट एक्सक्लूडिंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस कॉस्ट एंड मार्केटिंग। भाई मटेरियल लगाने, मटेरियल जो हम खुद काम में लेंगे, क्या उसके लिए कभी मार्केटिंग का खर्चा लगता है क्या? जो मटेरियल हम हमारे खुद के काम में लेने वाले हैं, कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, क्या उसकी मार्केटिंग थोड़ी करनी है हमें? नहीं, तो इसलिए इन खर्चों को एक्सक्लूड किया गया है। चलो आगे आ जाते हैं सर, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। आप सबको पता होगा नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। सर उसको हम मटेरियल की कॉस्ट में ही डाल देते हैं। कैसे सर, मटेरियल की कॉस्ट में कैसे डालते हैं, तो बता सकते हैं? हमेशा ये कहा गया है कि नॉर्मल लॉस को मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट बना देते हैं। कैसे? बता सकते हैं कोई? हाँ जी, बता सकता है क्या कोई? सर नॉर्मली लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे हम, लॉस बाय व्हाटएवर जो भी हो रहा तो वो मटेरियल कॉस्ट में कैसे चार्ज हुआ? आज तक कभी दिखाया है नॉर्मल लॉस को अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट में? है। नहीं सर, ऐसा अलग हेडिंग। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि दिखा देंगे जब आपने आज तक दिखाया नहीं? तो अरे सॉल्यूशन तो मैं ही बता रहा हूँ, आपको तो तरीका बताना है। सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आप नया सॉल्यूशन ला रहे हैं। मैंने कहा कि सर अगर हम कोई मटेरियल लाते हैं और उसमें हमें कोई नॉर्मल लॉस होता है, तो उस नॉर्मल लॉस को हम मटेरियल की कॉस्ट में ही एडजस्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन तो मैंने ही बता दिया, तो आपको नया सॉल्यूशन तो नहीं लाना है। आपको ये बताना है कि वो काम होगा कैसे, करते कैसे हम, एडजस्ट कैसे करते हैं। बता सकता है कोई? साकार, साकार है क्या क्लास में? सर हम उस मटेरियल की कॉस्ट को कम एडजस्ट कर, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगी मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी? सर नॉर्मल करेंगे ना हम, बेटा मैसेज कर दो, आप मैसेज। क्वांटिटीज बनाई है उसके ऊपर, तो फिर हमारी ओके। एक बच्चा कह रहा है सर रिमेनिंग यूनिट में एडजस्ट कर देंगे, एक बोल रहा है ट्रेडिंग, एक इधर बच्चा और पूछ रहा है सर ट्रेडिंग में आ सकता है। नो, सारे खर्चे ट्रेडिंग के एंगल में आए जरूरी थोड़ी है। इसका मतलब आपके कॉस्टिंग में भी कंसेप्ट आपने रट्टा मारा हुआ है, जैसा टैक्स में होता है ना, फिर रट्टा मारा हुआ है। क्योंकि वो अदरवाइज, ठीक है बिल्कुल, अदर लॉस तो थोड़ी होता है नॉर्मल लॉस, बिल्कुल। अदरवाइज आप ऐसा जवाब नहीं देते या ऐसी चीजें नहीं सोचते। बेटा मटेरियल कॉस्ट में ही एडजस्ट करते हैं, करने का तरीका सिंपल होता है, आप क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं। नहीं, याद नहीं है आपको? आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी किया होगा, ठीक है, आपने मटेरियल कॉस्टिंग में भी किया होगा। आप 1000 यूनिट लेके आए सपोज, कितने रुपए की सर? 1,00,000 रुपए। उसमें से 200 यूनिट नॉर्मल लॉस में चले गए, तो आप क्या बोलते हैं? आप ये कहते हैं कि भैया मेरी जो 1,00,000 की कॉस्ट लगी है, मेरी जो 1,00,000 की कॉस्ट लगी है वो 980 यूनिट की लगी है, ऐसा बोल देते हैं। तो अगर आप ऐसा बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तो रिमेनिंग मटेरियल में हो गया ना एडजस्ट। और अगर इस यूनिट को बेचने से, मतलब नॉर्मल लॉस की जो यूनिट है उसको अगर स्क्रैप के रूप में है और उससे कोई रियलाइज होता है, तो कॉस्ट भी कम कर दो, जितने रुपए रियलाइज होते हैं, तो अमाउंट भी कम हो जाएगा और यूनिट भी कम हो जाएगी। और अमाउंट नहीं है तो सिर्फ यूनिट कम कर दो।
लो जी, एकदम आसान तरीका, और सबने किया हुआ है, गारंटी दे सकता हूं, आप सबने ये किया हुआ है। बोलिए, किया हुआ है या नहीं किया हुआ? यस सर। फिर अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे आप? जो चीज आपने की हुई है, जो चीज आपको पता थी, पर वो, अब वो चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग में हो चाहे कहीं पे भी हो, नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस ही है। जब आपको आंसर बता दिया गया कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ये होगा, कैसे होगा ये आपको बताना है, देन आप उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो आपने रटा होगा कि भैया इधर लिखना है, जो रिसिप्ट हुई है उसमें से इधर वो क्वांटिटी कम कर देनी है, इसको ऐड कर देना, इसको लेस कर देना, इस तरीके से रट लिया पूरा। तो जब हम कोई चीज को रट लेते हैं ना, तो वो चीज हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। एम आई राइट? ओके, तो आज के बाद ध्यान रखेंगे, नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर? क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं, और अगर कोई रिकवरी है तो कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, रिकवरी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने आप बची हुई यूनिट पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, अब्जॉर्ब ऑन कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल। बोलिए यस और नो। ओके, अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? मटेरियल के लॉस की, ना कि फिनिश गुड्स के लॉस की। ये बात भी ध्यान रखना, हम यहाँ पे मटेरियल के लॉस की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के लॉस की नहीं, क्योंकि प्रोसेस में जो आपने पढ़ा होगा वो हो सकता है फिनिश गुड्स का लॉस होगा, पर यहाँ पे हम मटेरियल, मतलब मटेरियल का लॉस हो जाता है प्रायर टू रीचिंग फैक्ट्री, फैक्ट्री पहुंचने से पहले भी हो सकता है। समझ गए? हमने मंगाई थी 1000 यूनिट, सामने वाले ने भी 1000 बेची ना, हमें भेजी 1000, पर 200 यूनिट रास्ते में खराब हो गई, तो हम बोलेंगे हमारे जो 1 लाख रुपए लगे वो 980 यूनिट के लगे हैं। दैट्स इट। ओके, चलो अब आगे बोला है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब और इवेपोरेशन का मतलब बता सकता है कोई? अजी, श्रिंकेज एंड इवेपोरेशन का मतलब बता सकता है कोई? सर लॉस ही है, लेकिन गुड्स मान लो कोई ऐसा है जो पेरिशेबल हो, जो सर मान लो कोई पेरिशेबल मटेरियल है तो वो श्रिंकेज होके कम हो गया, उसके लिए होगा। सर जस्ट लाइक कॉटन, कॉटन श्रिंक हो जाती है, कॉटन का मटेरियल जैसा। चलिए, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना, इवेपोरेशन का मतलब होता है उड़ जाना, जैसे कि कोई लिक्विड है, केमिकल है ना, घासलेट है, पेट्रोल है, ये चीजें उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है ना, भाप बन के उड़ जाती है। तो श्रिंकेज का मतलब है सिकुड़ना, इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का लॉस, मतलब जो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, कई बार फायदा भी हो सकता है। फायदा कैसे हो सकता है सर? मॉइस्चर गेन कर लिया, नमी मॉइस्चर पकड़ लिया, उससे वजन बढ़ गया, फायदा भी हो सकता है कई बार। तो अगर कोई भी ऐसा नुकसान या फायदा हुआ, अगर कोई भी ऐसा नुकसान या फायदा हुआ तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अगर वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल रीजन है, ऐसा है कि होगा ही, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हो तो होगा ऐसा, तो क्या करेंगे? उसको भी हम क्वांटिटी में एडजस्ट कर देंगे। सेम एग्जांपल, आपने 1000 लीटर थिनर मंगाया, थिनर समझते हैं, स्पिरिट जिसको बोलते हैं, यस थिनर। सर। तो आपने 1000 लीटर थिनर मंगाया 1 लाख रुपए में, 200 लीटर थिनर इवेपोरेट हो गया, 980 लीटर थिनर ही पहुंचा आपके पास, तो आप क्या मान लेंगे कि मेरा जो 1 लाख रुपया लगा है वो किसके लिए लगा है? 980 लीटर के लिए लगा है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें,
कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सर पेपर बहुत ज्यादा इजी था इसलिए बिगड़ गया। ऐसा देखा हुआ किसी ने कि सर पेपर बहुत ज्यादा इजी था इसलिए बिगड़ गया? यस, क्योंकि आप पढ़ के जाते हो टफ चीजें, है ना। आपको लगता है कि अच्छा मार्जिनल खतरनाक है, मार्जिनल पढ़ लेते हैं, रेशियो खतरनाक है, रेशियो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में आज मैं अगर आपसे, आज अभी आपका जैसे सीएफआर चल रहा है ना, आपको सीएफआर में अगर कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछा जाए तो आप बता देंगे? कंसोलिडेशन चल रहा होगा? यस सर। यस सर, हम बता देंगे सर। और अगर आपको, आप एग्जाम में गए और सपोज 4 क्वेश्चन पूछ ले जाए कि ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या कौन सा होता है एक और इंडिविजुअल अकाउंट है, बताओ क्या उसमें गलती हो सकती है आपसे? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, क्या अकाउंट है, बताओ उसमें गड़बड़ हो सकती है? हो तो सकती है सर, चांसेस तो हैं। उसमें गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आपका जो फोकस था पढ़ते टाइम पे, आपका पूरा फोकस रहता है डिफिकल्ट चीजों पे। जैसे आप नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट सब नहीं पता, सुना है, करा है, और कैच नहीं कर पा रहे क्या हो। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान रखें, इनसे मिलके ही बड़ी चीज बनती है, राइट। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं सर फॉरेक्स कंपोनेंट। फॉरेक्स कंपोनेंट का मतलब फॉरेन फ्लक्चुएशन। अगर आपने मटेरियल खरीदा मान लीजिए उधार में और फॉरेन करेंसी में, पेमेंट करना है थोड़े दिन बाद, अब थोड़े दिन बाद फॉरेन करेंसी की रेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो उससे जो नफा या नुकसान होगा क्या उसको मटेरियल की कॉस्ट में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर, एडजस्ट करेंगे। और कोई? करते हैं सर एडजस्ट। और कोई? Anyone else? No, we will not adjust foreign fluctuation in cost of material. Again, क्यों? क्योंकि सर ये एक फाइनेंशियल आइटम है। तो फाइन, ओ क्या ये फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है? जिस दिन आपने माल खरीदा उस दिन जो कन्वर्जन रेट थी वो तो आपकी कॉस्ट होगी। अब बाद में पेमेंट जल्दी या लेट करने की वजह से जो भी कॉस्ट इंकर्ड होगी वो क्या होगी? फाइनेंशियल कॉस्ट। अच्छा, आप इसको एक बार लॉजिकली सोचो, आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 की, क्या प्रीवियस ईयर 1920 में जितना भी मटेरियल खरीदा होगा उसका पेमेंट 1920 में ही हो गया होगा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि 2021 में हो? बताइए। 2021 में जा सकता है। जा सकता है। अब अगर मेरा पेमेंट मान लीजिए यहां हुआ, तो जो इस दौरान फॉरेन फ्लक्चुएशन हुआ आप उसको कॉस्ट शीट में कैसे एडजस्ट करेंगे, मुझे समझाइए। आपको पता चला वो इस डेट में, यहाँ पे पता चला कि सर फायदा है नुकसान, कॉस्ट शीट आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, कैसे एडजस्ट करोगे? आप तो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना चुके हो ना, आइटम की प्राइस भी डिसाइड कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। बाद में मटेरियल का पेमेंट होता है और आपको पता चला इस पे 1 लाख का लॉस हो गया, क्या आप कॉस्ट शीट चेंज कर देंगे पीछे जाके? नहीं कर सकते ना। इट्स क्वाइट लॉजिकल कि हम सर बार बार में जाके कॉस्ट शीट तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉरेन फ्लक्चुएशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, समझ गए? शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये भी फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। किसी के डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, क्योंकि बहुत से लोगों का आंसर यस था। नहीं सर, वो गलत।
साकार बोल रहे हैं श्रिंकेज। अरे बहुत देर बाद पूछा साकार डाउट, पीछे चल रहे हो क्या? श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। आपने 4x4 का कोई मटेरियल मंगवाया, वो सिकुड़ के हो गया 4x3.5, लॉस हो गया ना आपके, उसको बोलते हैं श्रिंकेज। हाँ जी बोलो, फॉरेक्स कंपोनेंट वाले में कोई डाउट किसी को? निवी? हाँ जी और बोल दो। और बोल दो भाई। नहीं मुझे पता है नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? ऐसा बोल दिया फिर कल हमें हमें तो पता है ना, हमें समझ तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम पूछेंगे भी नहीं, और फिर कभी पूछना होगा तो आप बोलोगे कि सर आपने तो उस दिन पूछा नहीं था, इस दिन इसका मतलब आपको उस दिन समझ में आ गया था, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते एक्चुअली आप किसी भी चीज की। देख लो बेटा, समझ लो, आपके ही फायदे की बात है। हम तो 2 4 5 10 दिन में थक जाएंगे समझाते समझाते, क्या कर सकते हैं? अब ये ऑप्शन एकदम सीधा ऑप्शन है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, आप ये कह दो कि सर हम पूछें, अगर हम पूछें तो हमें प्रॉब्लम होगी तो हम पूछ लेंगे, नहीं पूछे तो आप ये मान के चलो हमें प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, कहाँ दिक्कत है? रोजाना 5-7 मिनट क्लास के इस बात पे वेस्ट होते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं करते आप, रिप्लाई क्यों नहीं करते आप। तो एक बार में इस चीज को खत्म करो ना। बोलो भाई बोलो, फटाफट बोल दो। ओके आगे बोला गया सर एनी सब्सिडी और ग्रांट, अगर हमें कोई सब्सिडी ग्रांट मिली है तो क्या करेंगे सर? रिड्यूस करेंगे, कॉमन पॉइंट है। सर कोई फाइनेंस कॉस्ट है तो सर नहीं जोड़ेंगे, ये भी कॉमन पॉइंट है। बता दीजिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो। आगे आ जाइए, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं स्टॉक के, ठीक है? मटेरियल को वैल्यू करने के कई तरीके हैं, हमने पढ़े हुए हैं। क्या क्या पढ़ा सर? सर फीफो पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना? लीफो पढ़ा है, वेटेड एवरेज पढ़ा है, ठीक है? और भी मेथड होते हैं, यहाँ पे 3 बोला है, तो फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? वैल्यू कर लेते हैं मटेरियल। अब ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आप जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसका भी लॉजिक यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर आपने मटेरियल को स्टैंडर्ड रेट पे पहले कंसीडर कर रखा है, ठीक है, आपने मटेरियल को पहले स्टैंडर्ड रेट पे कंसीडर कर लिया था, तो क्या आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा बाद में? जब आप इनिशियली मटेरियल कॉस्ट को ट्रीट कर रहे थे तो आपने उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे ट्रीट कर लिया, तो जब एक्चुअल में लगेगा तो क्या आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा? यस सर, वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा फिर। और उस वेरिएंस को, कौन से वेरिएंस को? प्राइस वेरिएंस को, कि भाई हमने देखा पिछली बार कोई चीज 10 रुपए पर केजी में आई थी, तो इस बार जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने 10 से मल्टीप्लाई करके और उसको कॉस्ट शीट में डाल दिया। बाद में पता चला कि नहीं 11 रुपए देने पड़े, तो 1 रुपए को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उस 1 रुपए को हम क्या करेंगे? मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट बनाएंगे, मतलब मटेरियल कॉस्ट में उसको जोड़ देंगे, ठीक है? तो सिंपल है कि सर पहले हमने 10 पे बुक कर लिया था, बाद में 11 लगा तो पता चला 1 रुपए ज्यादा लगा है, वो हो हमने मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो प्राइस वेरिएंस को तो हम किस में डाल देंगे बेटा? उसी कॉस्ट में जिस कॉस्ट से वो रिलेटेड है।
ठीक है सर। अब सर कोई अबनॉर्मल कॉस्ट है तो उसका क्या करोगे? उसको सर हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि अबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट का हिस्सा हम नहीं बनाते हैं। ठीक है। नॉर्मल स्क्रैप हुआ तो, नॉर्मल स्क्रैप हुआ तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, उसको बेच के उसका जो भी प्राइस होगा वो लेस कर देंगे, किसमें से? मटेरियल कॉस्ट में से। ठीक है। और अब नॉर्मल नॉर्मल स्क्रैप हुआ है उसमें भी वही क्वांटिटी रिड्यूस करने वाला काम कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आ जाइए सर। असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। हम जो मटेरियल बना रहे हैं या हम जो मटेरियल ला रहे हैं उस मटेरियल कॉस्ट को कौन से प्रोडक्ट पे डालें? फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक्स एंड वाई, और ये 2 प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं ए, बी और सी 3 तरीके के मटेरियल लाता हूँ। तो सवाल ये है कि इन तीनों मटेरियल की जो कॉस्ट आएगी मैं उसे कौन से प्रोडक्ट पे डालूंगा, एक्स पे या वाई पे? चलिए, तो डिपेंड करता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर मटेरियल से ही बनता है तो उस मटेरियल की कॉस्ट उसमें जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक्स बनाने के लिए सी की रिक्वायरमेंट है, तो सी मटेरियल एक्स में लगता है। तो बताइए सी मटेरियल की कॉस्ट मैं एक्स में डाल सकता हूं क्या? सी मटेरियल की कॉस्ट मैं सीधे सीधे एक्स में डाल सकता हूं? यस सर, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है, चल दो। ठीक है। बी मटेरियल वाई बनाने में काम आता है, तो क्या बी की कॉस्ट वाई में डाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है सर कि मटेरियल कॉस्ट ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्टली टेस्ट होता है तो उस पर आप अलोकेट कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर डायरेक्टली अलोकेट नहीं होता, जैसे मान लीजिए ए है, ए दोनों में काम आता है, एक्स में भी काम आता है और वाई में भी काम आता है, तो एक्स मटेरियल की कॉस्ट का क्या करेंगे? बोलिए। सी तो काम आया एक्स में, बी काम आया वाई में और ए काम आया दोनों में, तो ए मटेरियल की कॉस्ट का क्या करेंगे? क्या लोकेट कर देंगे दोनों में, एक्स और वाई में? यस सर, अपोर्शनमेंट कर दो। ये इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट का क्या करते हैं? अपोर्शनमेंट। लो जी, तो अगर ट्रेसेबल नहीं है तो दैट मे बी ऑन सुटेबल बेसिस पे आप उसको क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे। बोलिए बेटा, इज दैट क्लियर? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम हमारे मटेरियल को प्रोसेस करवाने के लिए बाहर भेज देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हम हमारे मटेरियल को प्रोसेस करवाने के लिए बाहर भेज देते हैं, मतलब बनाया तो हमने और उसमें कुछ काम है जो हम नहीं करते, वो हमें किसी से बाहर से करवाना पड़ेगा। तो हमने उसको बाहर से बनवाया, अब बाहर से करवाएंगे तो खर्चा लगेगा, उस खर्चे का क्या करना है? तो देखिए, वेयर मटेरियल इज प्रोसेस्ड और पार्ट मैन्युफैक्चर, मतलब कुछ हमने बनाया कुछ हमने बाहर से बनवाया, थर्ड पार्टी, according to the specification provided by buyer, the processing and manufacturing charges payable to the third party shall be treated as part of material cost. ठीक है। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, अगर किसी के मन में कोई डाउट चल रहा है तो। एक बात समझिए, मेरे को एक स्कूल बैग बनाने का ऑर्डर मिला, ध्यान से सुनना। मेरे को एक स्कूल बैग बनाने का ऑर्डर मिला। अब स्कूल बैग पे स्कूल का नाम आएगा और स्कूल का बैग बन जाएगा, राइट? अब मेरे पास कपड़ा है, स्टिचिंग भी मुझे ही करनी है, पर ये जो प्रिंटिंग होनी है ये मैं नहीं करता। तो मैंने कटिंग करके कपड़े की और प्रिंटिंग वाले के पास भेजा कि भैया ये हर कपड़े पे ये नाम प्रिंट कर दो। तो वो जो प्रिंटिंग का खर्चा है, क्या वो मैं उस कॉस्ट में जोड़ दूं? बोलिए, क्या मैं कॉस्ट में ऐड कर दूं? यस, बस हो गया काम। लो,
ठीक है। अच्छा, अगर हमने कोई काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया हो किसी को, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे हैं वो भी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। तो ये एकदम सिंपल बातें दे रखी है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल लगा तो सर जिन जिन चीजों पे लगा है उन पे सुटेबल बेसिस में बांट दो। अब वो सुटेबल बेसिस एक्चुअल यूज हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, वो कोई ना कोई बेसिस जो भी आपको सही लगता हो उसके बेस पे आप बांट सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है। ये जो होते हैं ना मटेरियल के ऊपर लगने वाले सांचे, जिनको होता है ना सांचा, जिसमें डाइज, मोल्ड, जिग्स, टूल्स, पैटर्न आते हैं, जिनसे आकार बनता है, शेप बनती है, उनकी कॉस्ट को क्या करते हैं? उनकी कॉस्ट को भी हम अमोर्टाइज करते हैं। अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम आएंगे तो टाइम के हिसाब से कर देंगे, और अगर वो यूनिट के हिसाब से आएंगे तो यूनिट के हिसाब से कर देंगे। बोलो, बात समझ गए? जैसे एक सांचा बना हुआ है ना, ये ऐसा एक सांचा बना हुआ है, ऐसा एक ट्रे बना हुआ है, इस ट्रे में ये शेप बनी हुई है, तो 8 पीस बनाने आपको राउंड शेप किसी चीज के, तो आप इस ट्रे में डाल के बना सकते हैं। सवाल ये है कि इस ट्रे की जो कॉस्ट है उसका एलोकेशन कैसे होगा? तो जितने यूनिट बनाने के लिए ये ट्रे काम आ सकती है, इस ट्रे की लाइफ है कि ये ट्रे 50,000 यूनिट बनाने के लिए काम आ सकती है, उसके बाद ये खराब हो जाएगी। अब इस साल आपने 20,000 यूनिट बनाए, तो बता सकते हैं कि आप इस साल इस ट्रे के रिगार्डिंग कितनी कॉस्ट अपोर्शन करेंगे? अच्छा, 200 रुपए करेंगे। कैसे? 500 रुपए की ट्रे है, 50,000 बनाने की उसकी लाइफ है, इस साल हमने 20,000 बना ली, मतलब हमने उसको 40% यूज कर लिया, तो 40% कॉस्ट को अपोर्शन कर दो। ओके, बस सिंपल है। अगर लाइफ 1 साल से कम है तो पूरा ही हो जाएगा, और लाइफ अगर टाइम के हिसाब से चलती है, मान लो ये बोलता है कि इस ट्रे की लाइफ यूनिट्स में नहीं है, इसके लाइफ 2 साल है, तो क्या करते भैया? अगर कहते लाइफ यूनिट में नहीं है, 2 साल की लाइफ है, तो क्या करते? कितना रुपया पोर्शन करते? 250। सर 1 साल में 250, अगले साल फिर 250, हो जाएगा हिसाब बराबर। चलिए, तो इस तरीके से आप जो मोल्ड, जिग, टाइस है उनकी लाइफ को उनकी कॉस्ट को अमोर्टाइज करें। प्रेजेंटेशन, सर डायरेक्ट मटेरियल हम अलग शो करेंगे, इनडायरेक्ट हम अलग शो करेंगे। जितना मटेरियल हमने परचेज किया है वो अलग से शो कर सकते हैं, जितना इंडोजीनियस मतलब भारत में बना हुआ है वो अलग से कर सकते हैं, इंपोर्टेड अलग से कर सकते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर अलग से कर सकते हैं। मतलब आपकी फैक्ट्री में 50,000 यूनिट मटेरियल काम में आया, जिसमें से 20,000 इंपोर्टेड है और 30,000 लोकल है, तो क्या आप इन दोनों को क्लासिफाई करके दिखा सकते हैं कि सर 20,000 इंपोर्टेड यूनिट और 30,000 लोकल यूनिट? सर ऑडियो कट रहा है। अभी आ रहा है क्या? यस सर। अब क्लियर आ रहा है सर। ओके, तो हमने ये कहा कि अगर आपकी फैक्ट्री में 50,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल काम में आई है, जिसमें से 20,000 इंपोर्टेड है और 30,000 क्या है? लोकली प्रोडक्ट है, तो आप इनको शो कर सकते हैं कि सर टोटल मटेरियल काम आया 50,000, जिसमें से इंपोर्टेड है 20,000 और लोकल है 30,000, तो वो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब आपके प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल काम आ रहे हैं, अब हो सकता है मल्टीपल मटेरियल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सर एक्स भी काम आ रहा है, वाई भी काम आ रहा है और जेड भी काम आ रहा है, तो आपको डिस्क्लोजर देना है क्वांटिटी और रेट के रिगार्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट काम आया, कौन सा मटेरियल काम में आया और कितना काम में आया और उसकी रेट क्या थी।
और ये डिस्क्लोजर सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं देना है, ये डिस्क्लोजर मेजर प्रोडक्ट के लिए देना है। और कौन सा मटेरियल मेजर है और कौन सा मटेरियल नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट के 5% से ज्यादा की वैल्यू रखता है उसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लो जी, अपना ये सीएस पूरा हो गया है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर ये जो आपने डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन वाला पॉइंट बताया, ये छन्नी से बनी है